नमस्कार, जय श्री राम। तो जिस प्रकार से अमेरिकी डिप्लोमेट का बयान आया कश्मीर के ऊपर और वो भी तब जब पीओके के अंदर वहाँ के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो पूरी दुनिया में माँग कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, एक बार आप देखिए। और क्या ये बार-बार मनाने की कोशिश जैसी है कि भाई मोदी थोड़ा-सा यार ठीक है जो पास्ट हुआ सो हुआ थोड़ा देख लो। क्योंकि ज्ञानेश कुमार और उनकी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो प्रशंसा ट्रम्प प्रशासन कर रहा है कि देखो भाई डेमोक्रेसी तो इंडिया में है और इंडिया वाले अलग रो रहे हैं। कह रहे हैं डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है भाई मोदी के शासन में, रिजीम चेंज कर लेते हैं। वैसे रिजीम चेंज होता नहीं है डेमोक्रेटिक देश में, वो तो वहाँ पे होता है जहाँ पे तानाशाह होते हैं। हमारे साथ अभिजीत सर जुड़ चुके हैं। अभिजीत सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी। रिसेंट डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं सर? थोड़ा डाला जा रहा है कि मोदी जी थोड़ा मान जाओ, थोड़ा बैठ के एक प्याली वो एक फ़िल्म आई थी ना अंदाज़ अपना अपना जिसमें कहता है 2 दोस्त एक प्याली में चाय पिएँगे, तो उससे प्यार बढ़ता है। तो वो सीन चल रहा है क्या? जी मैं समझा नहीं प्रश्न क्या है? कौन से 2 दोस्त? ट्रम्प और मोदी? नहीं, मैं एक फ़िल्म आई थी अंदाज़ अपना अपना जिसमें आमिर खान सलमान खान को बोलता है हाँ, कि हाँ, अरे हाँ। हट 2 दोस्त जो है एक ही प्याली में चाय पीते हैं, इससे जी, प्यार जी, जी। बढ़ता है। तो मोदी और ओके। इनके बीच दोनों के बीच काफ़ी उस वक़्त तानाशाही हो गई थी, तो अभी आप देखें मोदी और ट्रम्प के बीच बिल्कुल दूरी है और कुतने कितना इम्पैक्ट हुआ हाँ, है हाँ। उसका। तो अभी कोई जो जी, क्या क्या फ़र्क पड़ा है एक स्टेटमेंट से? कोई फ़र्क नहीं यूएस पड़ रहा। एम्बेसडर कश्मीर गए, ठीक हुँ, है? उन्होंने उन्होंने हमारी धरती को अपने अपने डिवाइन प्रेज़ेंस से ब्लेस किया, थैंक यू सर। और फिर हुँ, कश्मीर जाते हैं वो और फिर कहते हाँ, हैं कि भाई कश्मीर इज़ एन इम्पोर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भाई हुँ। थैंक यू फॉर योर सर्टिफिकेशन, हमें नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेशन। हू केयर्स? हु केयर्स अबाउट योर गॉड डैम स्टेटमेंट। एक एक तरफ कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, दूसरी तरफ वॉशिंगटन से कुछ और एक्शन लेंगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हैज़ द यूएस रिकॉग्नाइज्ड द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज़ पार्ट ऑफ इंडिया? दे हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हुँ, एक स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाई इज़ द इंडियन मीडिया फिक्सेटिंग एंड ऑब्सेसिंग ऑन अ स्टेटमेंट? 24 घंटे 48 घंटे से चल रही है। अरे ऐसा बोल दिया 48 इसने, हु करोड़। केयर्स क्या बोल दिया उसने? हु हुँ, केयर्स क्या बोला उसने? क्या फ़र्क पड़ा ग्राउंड पे? Why do Indians obsess and fixate with over statements and individuals? क्या सर्जियो गोर की पर्सनालिटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और कैसे बात करते हैं? Who cares? He's a suit, empty सूट है वो। He represents the Washington machinery. Washington दैट्स इट। machinery का लॉन्ग टर्म एजेंडा है और ऑब्जेक्टिव है। They are fully behind पाकिस्तान। कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कितने नाइव है इंडिया में जो मीडिया वाले कि इसके ऊपर ऑब्सेस कर रहे हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, नथिंग इज चेंज। इससे कुछ कोई फ्रेंडशिप नहीं बढ़ गई है भारत और यूएस के बीच में। यूएस इज नॉट री इवैल्यूएटिंग इट्स कश्मीर पोजीशन और ट्रंप और मोदी के बीच में कोई अभी दूरी कम नहीं हो रही है। इट इज बिल्कुल। मेकिंग नो डिफरेंस। बिल्कुल नो डिफरेंस। तो ये फिर हो किस लिए रहा है? एक तो दूरी ऑलरेडी है और ये दूरी बढ़ती ही जा रही है जिस प्रकार से बीच-बीच में स्टेटमेंट्स आते रहते हैं और स्टेटमेंट से दूरी नहीं बढ़ती सर। सर स्टेटमेंट से दूरी नहीं बढ़ती है, एक्शन से दूरी बढ़ती है। एक्शन से, बिल्कुल। जी। तो जी क्या कुछ पूछ रहे थे आप? मैं नहीं मेरा ये कहना था कि अभी जो पिछले 1.5 महीने में इंडिया में हुआ, जैसे हमने सीजीपी प्रोटेस्ट वगैरह देखा और हाँ इन जी। सब के हाँ पीछे जी। पीछे जो बैकिंग है, बट ऑब्वियस है कि बैकिंग किसकी है हमें समझ में आती है। और जी। उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स तो आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? मैं ये दर्शकों को चाहता हूँ कि दर्शक को आप समझाएँ जी। कि जी। जी। एक तरफ आप हमें पीठ में छुरा भी मार रहे हो और सामने से कह रहे हो आ गले लग जा। मतलब क्या है फिर इसका? देखिए, मैं पहला तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन। पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए प्लीज़ इग्नोर स्टेटमेंट्स। मैं अपने ओके। आपके दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि स्टेटमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। जो छुरा भोंक रहे हैं उसे देखिए, हुँ, ओके? ओनली एक्शंस मैटर, वर्ड्स डोंट मैटर। तो पीछे से हुँ, छुरा भोंक रहे हैं, आगे आगे से बोल रहे चलो गले लग जा, स्माइल दे रहे हैं, अच्छा अच्छे-अच्छे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हू केयर्स अबाउट योर गॉडडैम स्टेटमेंट्स? उनके एक्शंस हुँ, देखिए। अभी आप पूछ रहे हैं कि क्या यूएस का अप्रोच है टुवर्ड्स इंडिया? देखिए अप्रोच हैज़ चेंज्ड। पिछले आई थिंक लेट 90s से
आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड, यूएस और इंडिया में धीरे धीरे थोड़ा कोऑपरेशन बढ़ा। फिर 2000s में इंडिया और यूएस ने न्यूक्लियर पैक्ट किया, जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट दैट्स फाइन, 1-2-3 एग्रीमेंट, ऑल दैट। तो यूएस हैज पोजीशन इंडिया एज, यूएस हिस्टोरिकली इन लास्ट 20-30 इयर्स उसने पोजीशन किया इंडिया एज अ काउंटर वेट टू चाइना। यूएस भारत का उपयोग करना चाहता था उस रोल में। अभी 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और तब इंडिया ने रिफ्यूज किया कि भाई वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, और हम रशिया का ऑयल खरीदेंगे। तब से यूएस ने अप्रोच चेंज कर दिया टुवर्ड्स इंडिया। अभी दे हैव अ कंटेनमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया को कंटेन करना है, इंडिया को हेल्प नहीं करना है। और देखिए इसका यू कैन सी इट हैपनिंग। 2022 में इमरान खान जो प्रो चाइना था उसको हटा दिया और शहबाज शरीफ को बिठाया एज द पपेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दैट इज अ यूएस रेजिम चेंज। पाकिस्तान तब तक प्रो चाइना था, एंटी इंडिया तो होता ही है, बट इट वाज प्रो चाइना, नाउ इट इज प्रो यूएस। 2024 में बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बना दिया यूएस ने, शेख हसीना को हटा के। अभी इसी साल नेपाल में उन्होंने रेजिम चेंज करवाया और किसी रैपर को बिठा दिया एज प्राइम मिनिस्टर। They are encircling India. They are not friends of India anymore. They are hostile towards India. Operation Sindoor में देखिए, they openly took the side of Pakistan, और तब से they have been supporting Pakistan completely. अभी देखिए इस्लामिक नेटो बना रहे हैं ये लोग, which is Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, और भी राष्ट्र इसमें आएंगे। I promise you this. Okay, I am telling you this on the record. और भी nations इसमें शामिल होने वाले हैं। So this is all anti-India moves. ये कोई anti-Israel, anti-Iran move नहीं है। These are anti-India, Russia, China moves, and first target is India. तो ओवरऑल यूएस का अप्रोच अभी भारत की तरफ जो है, इट इज कंप्लीटली नॉट फ्रेंडली, अनफ्रेंडली अप्रोच है। वो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स देते रहेंगे, कश्मीर को बोलेंगे इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उनके एक शब्द से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने 1990s में रशिया को प्रॉमिस किया था कि नेटो विल नॉट एक्सपांड ईस्टवर्ड्स। उन्होंने प्रॉमिस किया था, कई बार प्रॉमिस किया वर्बली। वर्बल प्रॉमिस से कुछ नहीं होता है, और अग्रीमेंट अगर आप साइन करते हो उसको भी वो फाड़ सकते हैं। So these things don't matter. Indians should stop fixating and obsessing on these statements. अभिजीत सर, मैं रिसर्च कर रहा था कि हमारे तेजस विमान इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं आगे, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक से जिस प्रकार से हमें डिच किया, और अब उसके चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि वो नहीं भेजेगा। बोला हमारे पास नहीं बन रहा, हम क्या करें? अब आप क्या कर सकते हो? अब हमारे क्या कर जो हमारा पूरा विमान तैयार है, लेकिन विदाउट इंजन तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। देखिए क्या प्लानिंग है हमारी, क्या प्लानिंग है हमारी। वी आउटसोर्स दिस टू द लीस्ट रिलायबल एक्टर। भाई हमारा इतना अच्छा विमान है, इट इज वन ऑफ द गुड फाइटर प्लेन्स, लेकिन हमने उसका जो क्रिटिकल कंपोनेंट है जेट इंजन, वाह भाई वाह, यूएस से कॉन्ट्रैक्ट लिया। अरे फ्रांस से ले लेते, दे आर मोर रिलायबल। किसका दिमाग था यार? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वो तो आपके साथ भी इंजन बनाने को और तैयार है, वो पूरी तरह से तैयार है अगर आप लॉन्ग रन में जाते तो। मेरा वही क्वेश्चन है कि फिर अब आगे इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको लेकर के, और हम किस प्रकार से देखें? एक तो देश में जिस प्रकार से अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं, अब वो कंटिन्यूअस अटेम्प्ट हमको दिखेगा। वो हमको प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे पूरे देश में। और इस बार का प्रोटेस्ट में बार बार कह रहा हूं कि इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से वो स्टूडेंट बेस्ड जाएंगे, अब पूरे स्टेट बाय स्टेट ये सारी चीजें काउंटर की जाएंगी, और फिर आप ट्रैप होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए सर? देखिए पहली बात तो ये है कि भारत नीड्स टू, वी शुड स्टॉप लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। भारत के कोई मित्र नहीं है। इंडिया हैज नो फ्रेंड्स, इंडिया इज अलोन। ओके, ये सबसे पहली चीज हमें समझनी है। हमारे लेट्स से फ्रेंडशिप है, अच्छे रिलेशन से विद सर्टेन कंट्रीज, इजराइल से ठीक ठाक रिलेशन से, रूस से बहुत अच्छे रिलेशन से, लेकिन एवरी नेशन हैज इट्स कंस्ट्रेंट्स, और हमें कोई सहायता नहीं करेंगे एट देयर ओन एक्सपेंस। सो इंडिया इज अलोन, भारत अलोन है। अब हम सोचते हैं कि भाई हमें मित्रता करनी चाहिए दूसरे अलग अलग नेशन से, एंड वी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। श्योर, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस होने चाहिए, बट यू कैन डिपेंड ऑन समथिंग, ऑन समबडी। फॉर एग्जांपल, जब गल्फ में प्रॉब्लम होता है, अगर किसी इंडियन सेलर को किसी ने शूट किया, तो उसका बॉडी अगर पानी में है, वी हैव टू डिपेंड ऑन द ओमानी कोस्ट गार्ड टू रिट्रीव द बॉडी। वेयर इज द इंडियन नेवी भाई? Why do we depend on others? Why do we outsource our foreign policy to others? तो पहली बात तो ये है कि stop depending on others। पूरी तरह से हमें self sufficient बनना है, पूरी तरह से सक्षम बनना है हमें, completely self reliable। आत्मनिर्भरता अच्छा स्लोगन है, गुड स्लोगन, उसको ऑपरेशनलाइज कीजिए प्लीज। और दूसरी बात है कि अगर आपके देश में अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, why are you allowing foreign infiltration in your country?
कर क्या रहे हो भाई आप लोग? कर क्या रहे हो? बड़ा पॉइंट इतना है ईज़ी, क्योंकि इतना जनता आसान है हमें हमारे अंदर विश्वास इन्फिल्ट्रेट करना? इतना आसान है? क्या भारत किसी और देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करवा सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं तो करा सकता। हमारा देश इतना इतना दुर्बल है क्या कि हर कोई आके कुछ भी करके पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्केस्ट्रेट करेगा, फंड करेगा, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, लीडरशिप प्रोवाइड करेगा और पूरे सपोजिटली ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट खड़े कर देगा, लीडर्स भी लेके आएगा। इधर से कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उधर से कोई दूसरा कोई एक्टिविस्ट है। दुनिया भर का पूरा नेटवर्क बना के रखा है इन्होंने भारत के अंदर। व्हाई आर वी अलाउइंग दिस टू हैपन? आर वी अ बंच ऑफ लूजर्स? ये मेरा प्रश्न है। सो दिस थिंग्स नीड टू बी फिक्स्ड and stop depending on foreign sources for everything. देखिए हमारा एक तो बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है कि वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट? तो वो तो रहेगा Right. अंटिल वी फाइंड आवर ओन रिजर्व्स ऑफ ऑयल। उसके लिए अभी अभी फाइनली हम ढूंढ रहे हैं अंडमान निकोबार में। भाई 12 साल पहले आप सोचा नहीं था क्या ये सब? अब मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हमने निकोबार प्रोजेक्ट जैसे शुरू किया इस देश में जितने एनजीओज थे जो कि पिछले 10-12 साल में कांग्रेस रीजन में बहुत ज्यादा फले फूले, अचानक से उनको याद आ गया कि पर्यावरण पर्यावरण का तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अभिजीत सर। हमको वहां पे बैठना पड़ेगा जैसे हमने मेघा पाटकर को बिठाया था वो नर्मदा प्रोजेक्ट में, तो 10-20 साल डिले किया जा सके। उसको आप कंटेन करने के लिए लेकर के आते हैं एफसीआरए और एफसीआरए को जैसे ही आप लेके आते हैं यूएस खुल के आता है, बोला भाई ये नहीं होने देंगे, ये तो अगेंस्ट ये नेशनलिज्म है, ये होते कौन प्रोजेक्ट। है हमें कुछ कहने वाले? ये होते कौन है? क्या हम इंटरफेयर कर सकते हैं उनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस में? अगर वो कांग्रेस में या हाउस में कोई बिल पास करते, आई मीन प्रेजेंट करते हैं, डू वी हैव द राइट टू कमेंट ऑन दैट? नहीं, इट्स देयर इंटरनल मैटर। नो, तो ये नो। होते कौन है हमें कहने वाले? और हम इसको सीरियसली क्यों लेते हैं? हमें जो करना है वो करना है। हमें अगर बिल पास करना है तो करो ना भाई। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर एफसीआरए बिल जो आपने प्रस्तुत किया है इट इज गुड फॉर द कंट्री, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज की का वेट कर रहे हो आप लोग? यूएस प्रेशर कर रहे हैं, हु केयर्स अबाउट यूएस प्रेशर? अरे इनफ ऑफ फॉरेन प्रेशर भाई। कब तक सहोगे ये सब फॉरेन प्रेशर? इनफ इज इनफ। लेकिन फिलहाल तो जो सरकार की पोजीशनिंग है वो तो दिखी जिस प्रकार से जेपीसी में, हालांकि मैं मानता हूं कि जेपीसी में जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना डिले करेंगे आपका अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट में आपने 78,000 करोड़ फूक रखा है उस पर प्रोजेक्ट रखा है, वो उतना ही डिले ही करेंगे। सर ऐसे सिचुएशन जब ये है और हम यूएस को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जो भी बन रहा है उसमें हम कंप्लीट इग्नोर भी नहीं कर सकते नहीं कर और सकते हमारा ना, नहीं। तो करें तो क्या? देखिए, तो करे क्या? देखिए आज कल सुबह कोई नया सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। नेक्स्ट वीक ठीक। सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन को हाँ। 20 साल लगेंगे। सोल्यूशन क्या है? इंडिया शुड डेवलप इट्स ओन हार्ड पावर। इतना हार्ड पावर कि कोई हमारी तरफ देख नहीं सके। देखिए हम्म। फॉरेन पॉलिसी डज नॉट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप्स कि हमारे इससे मित्र। फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हार्ड पावर डू यू हैव बिहाइंड। आपके पीछे कितना हार्ड पावर है, कितने कितने मिसाइल्स है आपके पीछे, कितने लाखों ड्रोन है, कितने आपके पास सबमरीन है, वॉरशिप्स है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। ये सब अगर आपके पास है तो आप जाके अच्छे से फॉरेन पॉलिसी कर सकते हो। अगर आप मित्रता के बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी करोगे तो आपका फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं जाएगा। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन सेल्फ डिल्यूजनल। इंडिया इज अ सेल्फ डिटरिंग नेशन। इंडिया कभी इन चीजों जिन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। तो अगर अभी भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छे से बढ़ानी है एंड इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द यूएस तो हमें ये सब करना है। इसके और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। इसमें बड़ा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया सर कि ठीक है तो हम ड्रोन्स बनाएं, जैसे ही ड्रोन्स बनाने के लिए अडानी आता है आगे, अडानी की कंपनी आए या फिर XYZ कोई कंपनी आए, इसी देश के ठीक है। पॉलिटिशियन कहते हैं दिस गवर्नमेंट इज फेवरिंग दिस बिजनेसमैन, दिस बिजनेसमैन। और यहाँ पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसके कारण आपको एक थ्रेट रहता है, यार हम सरकार में ही नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मेक इट आपके जो रिसोर्सेस है वो जा रहे हैं कि ओके महिला सम्मान योजना में 50,000 करोड़ फूक दो, फिर लाडली बहना मैया योजना में। तो जिस सरकार को हमने एक स्ट्रेंथ के तौर पे सोचा था कि सर कि वो सरकार आएगी और काम करेगी इस मुद्दे पे, वो भी केजरीवाल पॉलिटिक्स में आई है। आप मानते हैं सर कि वो भी फ्रीबीज वैसे ही प्रयोग हो रहा है जैसे केजरीवाल ने, एक बात तो आप मानेंगे ना सर, केजरीवाल ने नई राजनीति तो भारत को दी कि अगर तुमको पॉलिटिक्स करना है तो मेरी तरफ फ्री बांटना है भाई।
जी, मुझे आई डोंट कमेंट अबाउट इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि देखिए बहुत सारी फ्रीबीज़ दी जा रही है। किसने शुरू किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, दैट्स फाइन, हूएवर इट इज़। लेकिन आज पूरा पॉलिटिक्स इट्स प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीबीज़ कि भाई ये एवरीबॉडी इज़ कम्पीटिंग, कौन कितना फ्री यस। देगा, फ्री माल देगा कि अपनी जनता को फॉर द सेक ऑफ वोट्स। भाई दिस पॉलिटिक्स विल डिस्ट्रॉय द कंट्री। व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ दिस? लीडरशिप क्या होता है जी? Leadership is not about being popular. Leadership is about making unpopular decisions. इसको कहते हैं लीडरशिप। जो जनता को कड़वी, जो चीजें कड़वी लगती है वो भी आप खिलाओ जनता को, ताकि लॉन्ग टर्म में उसका फायदा इस देश को हो। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप इज नॉट अबाउट भाई फ्री दो इनको, पूरी तरह से हुक कर दो फ्री चीजों पे। बट दैट इज द वे इंडियन पॉलिटिक्स इज प्लेड, एंड दैट देखिए भारत की सबसे बड़ी वीकनेसेस इंटरनल वीकनेसेस है। हमारा सिस्टम पूरा खोखला है। हमारा सिस्टम इट इज आर्किटेक्टेड एंड डिजाइन्ड द रॉन्ग वे। हमने ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है अपने अपने लिए विच इज द वर्स्ट पॉसिबल सिस्टम। हमने हमारा सिस्टम होना चाहिए था एटलीस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ताकि 5 साल के लिए यू विल हैव वन स्टेबल गवर्नमेंट, नो कोalitions, नो खिचड़ी सरकार, नो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन नहीं, वी हैव चोजन द वर्स्ट पॉसिबल सिस्टम, और अभी हम भुगत रहे हैं उसका। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वी नीड अ लीडर, स्ट्रॉन्ग इनफ लीडर जो इस सिस्टम को बदलेगा। तब तक, जब तक ये नहीं होता है, भारत का कुछ नहीं होने वाला है। दिस सिस्टम इज रॉटन, हर तरह से रॉटन है, सारे इंस्टीट्यूशंस रॉटन है, पॉलिटिकल सिस्टम रॉटन है, एजुकेशन की तो बात ही मत करो। सो या नहीं, वहां मैं नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूँ फिर वहां पे लंबा डिस्कशन हो जाएगा, एक अलग जी कहानी जी चलने लगेगी। फिर वो अभी ऑलरेडी दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए बेचारे मांग रहे हैं कि यार हमें भी प्रोटेस्ट करने दो, तो फिर वहां पे अलग कहानी चलेगी। ये जी जो जी सर है आपने बोला कि अनपॉपुलर डिसीजन, ये नरेंद्र मोदी जी की यूएसपी रही 2022 तक। उन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन लिया और जनता ने उनको सपोर्ट किया। फिर 2022 से लेकर के 2026 आते आते ऐसा 4 साल में क्या बदल गया है सरकार की पॉलिटिक्स में? क्या वो अनपॉपुलर डिसीजन लेने की जगह पर वो पॉपुलर डिसीजन लेने को विवश हो रही है, और उससे ज्यादा वो अपने ही कोर वोटर में और ज्यादा अनपॉपुलर हो रही है? जी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ। मैंने तो नोटिस किया ये चेंज अराउंड 2020, जब से ये अच्छा। लॉकडाउन शुरू हुए। हमें लॉकडाउन ओके। करने की इतनी जरूरत नहीं थी। ये कोविड वायरस इज वन ऑफ द वीकेस्ट वायरसेस इन ह्यूमन हिस्ट्री, और उसके लिए पूरे हम्म। देश को लॉकडाउन किया। हमारा जीडीपी निगेटिव हो गया, जीडीपी ग्रोथ। हम्म। ये करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि टेड्रोस ने कहा, डब्ल्यूएचओ ने कहा, इसलिए। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन 2020 के आसपास के बाद सब चेंज हो गया है, एंड इंडिया लुक्स काइंड ऑफ वीक राइट नाउ। आई डोंट नो क्या क्या कारण है इसका। कुछ कहीं से कुछ प्रेशर आया है, क्या है एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो रोबस्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भारत सरकार ले रही थी वो थोड़ा कम हुआ है अभी। आई एम नॉट श्योर। और ऑब्वियसली एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है। अभी देखिए युद्ध शुरू हो गया गल्फ में, एंड दैट इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड इंडियाज क्रिटिकल वीकनेस। हम्म। स्टेट ऑफ हॉर्मोज, हमारा कितना एनर्जी वहां से आता है? 80% के से ज्यादा हमारा गैस वहां से आता है, 50% हमारा ऑयल वहां से आता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज, राइट? और हमने तो ईरान से तो लेना बंद ही किया है, बिकॉज अभी वो होता तो इट ईरान वुड से बी तो इवन बेटर। या सब हम्म। हम बहुत ही वी हमें आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, मोस्टली यूएस कर रहा है कि भाई आप यहाँ से नहीं ले सकते, अभी अभी आपको यहाँ से लेना है। अभी 10-15 साल से हम वेनेजुएला से नहीं खरीद रहे थे, अभी हमें खरीदना पड़ रहा है क्योंकि यूएस ने कहा ठीक है अभी आप खरीदो, क्योंकि नाउ दे ओन वेनेजुएला, राइट? उनका सारा प्रॉफिट यूएस को जाएगा, वेनेजुएला का। सो वी आर टू वीक एज अ नेशन, हमारा हार्ड पावर बहुत कम है, हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। हमारे पास बहुत पैसा है, हम लाडली बहना योजना में डाल रहे हैं, इस योजना में डाल रहे हैं। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज। सो समथिंग हैज टू बी डन। अब जैसे मैं, अच्छा आप, ये बहुत डिबेट छिड़ी रहती है, जो एक्सपर्ट्स हैं कि भाई वारफेयर बदल गया, अब आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन की आवश्यकता नहीं, आपको मिसाइल्स की आवश्यकता है, ड्रोन्स की आवश्यकता है। जी अब जी लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अब आप मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, भारत का स्क्वाड्रन धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। और जी हाँ जी हाँ। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। हमें कुछ ना कुछ, भले आप राफेल ना लो, लेकिन सू-57 भी ऑफर हो रहा है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। और हमारा रिसोर्सेज जो है फ्रीबीज में जा रहा है, उसके बजाय अगर हम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते तो संभवतः हम ज्यादा बेटर पोजीशन पे नहीं होते।
जी होते, जी हाँ। देखिए हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो हमारा होना चाहिए 42 के आसपास होना चाहिए, हमारा जी। 28-29 के आसपास है रफली, ओके एग्ज़ैक्ट नहीं कह रहा हूँ, रफली इतना है। व्हिच इज़ ऑब्वियसली अ मैटर ऑफ कंसर्न। यू आर राइट कि देखिए अगर आज आज के ज़माने में बिकॉज़ ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी हमें वी कैन डू द सेम थिंग्स विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ओके अगर आपको कहीं पे आक्रमण करना है आपके एनिमी के डीप टेरिटरी के अंदर, आपको अपने ह्यूमन लाइव्स, पायलट के लाइव्स को रिस्क करने की जरूरत नहीं। यू कैन सिंपली सेंड मिसाइल्स, बहुत एक्यूरेट मिसाइल होते हैं, ब्रह्मोस वामोस ये सब। तो दैट इज फाइन, बट वी स्टिल नीड द टेक्नोलॉजी। हमारे हमारे पास फिर भी होने चाहिए, हमारे पास फिर भी नंबर्स होने चाहिए स्क्वाड्रंस के। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है? तेजस को तो इन्होंने बिठा के रख दिया है बिकॉज यूएस इज नॉट सप्लाइंग इंजन्स। और फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की बात कर रहे हो तो जो रफाल है वो 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन है और बहुत ही भयानक महंगा है, पता नहीं इतना महंगा क्यों है। और वो सोर्स कोड ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, दे विल नॉट शेयर द सोर्स कोड। किस प्रकार का डील है? गो टू हेल यार। उससे अच्छा सुखोई 57 ले लो। मे बी इट इज नॉट द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन उसको वो रशिया विल ट्रांसफर फुल टेक्नोलॉजी, फुल सोर्स कोड। भारत में मैन्युफैक्चर होगा, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर गिरी नहीं होगी, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होगा। व्हाई नॉट? उसको आप खरीद लो, उसको घर पे मैन्युफैक्चर करो, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? लेकिन हाँ, हमने यूएस किया यूएस ना मना करेगा ना, यूएस मना हमने करेगा। किया। या Su-30 MKI को हमने अपने हिसाब से अपग्रेड किया और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन साबित हुआ डॉग फाइटिंग में जी हमने हाँ, देखा उसको लेकर के। तो जी हाँ। सर अब आपने बोला कि 10 साल 20 साल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, पड़ेगा हाँ हमको जी। कम से कम। क्या आपको रियली में लगता है कि ये सरकार उस तरफ पुश कर रही है थोड़ा बहुत या फिर आप पूरी तरह से निराश है इसको लेकर के? देखिए, मैं कहूँगा कि जो जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस है, वी हैव द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। ओके? राइट, ये जो उसमें कोई सरकार है, डाउट इट इज़ द बेस्ट वी कैन हैव। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ सही कर रहे हैं। ओके? मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बट इट इज़ स्टिल ओवरऑल द बेस्ट सरकार वी कैन हैव। अगर आप अल्टरनेटिव्स को देखोगे तो मुझे डर लगता है। यू नो? सो डेफिनिटली वी कैन डू बेटर, वी कैन डू बेटर। अ, हमें क्या चाहिए? अगर 20 साल का प्रोग्राम करना है हमें टू टू बिल्ड अप आवर हार्ड पावर, तो सबसे पहली बात है कि वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हर 5 साल कोई नई सरकार आती रहेगी, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि भारत देखिए, भारत इज अ रियल डेमोक्रेसी। भारत फेक हुँ, डेमोक्रेसी नहीं है। अगर सरकार बदल गई तो आपके पॉलिसीज भी यू टर्न हो सकते हैं। ओके? पूरी तरह से। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। अगर यूएस में सरकार बदल गई, ट्रम्प चला गया और कोई और आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनकी फॉरेन पॉलिसी को, किसी भी चीज को। द यूएस बिल्कुल, इज अ टू पार्टी सिस्टम। इट्स जस्ट वन स्टेप अबव वन पार्टी सिस्टम लाइक चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। और कोई बिल्कुल। असली डेमोक्रेसी नहीं है। तो भारत में ये प्रॉब्लम है। सो यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारे कंडीशंस चाहिए। आई एम होपिंग कि भाई हम करेंगे ये। हमारा स्लोगन देखिए, वी आर अ नेशन ऑफ स्लोगन्स। हमारा एक स्लोगन है, एक्ट ईस्ट। पहले लुक ईस्ट हुआ करता था, अभी एक्ट ईस्ट। क्या एक्ट किया भाई हुँ, आपने ईस्ट? कुछ करो ही ना यार, कुछ करो। प्लीज मेक समथिंग हैपन। हमारे रोड्स भी नहीं है ऑल द वे टू कैम्बोडिया, थाईलैंड। रोड नहीं है। क्या कर रहे हो? आपने मणिपुर को आधा दे दिया कुकीज को। वाह भाई, हुँ। गुड जॉब, गुड जॉब। अभी एनआरसी भी नहीं करेंगे और सीधा सेंसस मारेंगे। व्हाट द हेल आर दे डूइंग? ओके? और दूसरा स्लोगन है, द इंडियन ओशन इज अवर स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड। अरे भाई, हुँ। स्लोगन से नहीं बनता आपका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड। आपके शिप्स वहां पे होने चाहिए। अगर कोई इंडियन ओशन में आता है, आपको उसको हर जगह इंडियन शिप्स दिखने चाहिए। तब हुआ आपका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड। स्लोगन से नहीं होता है। सो इनफ ऑफ स्लोगन्स। मैं कहूंगा इनफ ऑफ स्लोगन्स एंड एक्रोनिम्स, प्लीज डू सम एक्चुअल वर्क। तो दर्शकों आज के शो का यही थीम था कि हम एक्चुअल पोजीशन पर कहाँ खड़े हैं उसको देख लें और क्या होना चाहिए और जैसा अभिजीत सर ने कहा कि ऑप्शंस तो बाकी ऑप्शंस डरावने हैं ले दे के हमारे पास यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ऑल्टरनेटिव है नहीं तो 2029 2027 जो भी अभी वोटिंग्स है आपको जाना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग इसी को वोट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं लेकिन हमें सरकार के साथ ये जरूर साझा करना पड़ेगा कि सर लुक एट दिस बॉस राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन आप अपने मीडिया वालों को थोड़ा बोलिए कि इस पे खुश होने के बजाय वास्तविकता में देखें और हाँ आपको खुल के बलूचिस्तान को और पीओके पर खुद खुल के बैटिंग करनी थी जो कि नहीं हुआ सर मुझे ये भी लगा कि इस पे हम ज्यादा बेटर कर सकते थे जी हाँ, मुझे याद है 2015 या 16 के आसपास श्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि कुछ तो हम्म बलूचिस्तान का उन्होंने मेंशन किया था। उसके बाद हम्म पता नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ, वी डोंट नो। अभी बलूचिस्तान का सिचुएशन अच्छा नहीं है फॉर पाकिस्तान। देयर इज अच्छे से रेबेलियन चल रहा है। ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और वहां पे जो पाकिस्तानी मिलिट्री है बहुत ही ब्रुटालिटी कर रही है। बहुत लोगों को उन्होंने शूट किया है, मारा है।
तो वहां पे लोग चाहते, दे वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर इंडियन फ्रेंड्स, दे डोंट वांट टू मर्ज विद इंडिया, ओके, देयर जरूर हेट्रेड फॉर पाकिस्तान डजंट मीन दे लव इंडिया, उनको अच्छे से रेडिकलाइज किया है फॉर 70-80 इयर्स, दे हेट अस, ओके। तो बिल्कुल। अगर आप सोचोगे कि कल सुबह पीओके वापस भारत में आ जाए, अरे भाई, डू यू वांट दैट पॉपुलेशन हु हेट्स नो, इंडियंस? ये क्लियर है इंडिया के लिए भी कि भैया हम चाहते हैं पीओके, बट विदाउट वो नहीं चाहिए हमको, वो वो हमको भी 50 नहीं साल का चाहिए। प्रोग्राम है जी, उसको उनको पहले डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा। हाँ, वो पड़ोस में तो डी रेडिकलाइज आप 1970 में आजादी देने के बाद उनको कर नहीं पाए। एक बार मैं हाँ, यूएस आया और एकदम सीधे उनको बताया, अरे यार तुम बांग्लादेशी नहीं, तुम पूर्वी पाकिस्तानी हो यार, तुम अपनी आइडेंटिटी याद करो यार। अ, तुम लोग जिसकी पैदाइश हो समझो ना यार, तुम पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैदाइश हो, तुम अपने आप को पहचानो। तो सिचुएशन फिलहाल यही है, और इसी नोट पर हम आज के संस्करण को समाप्त करेंगे। अभिजीत चावड़ा सर के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और द अभिषेक तिवारी शो भी 7 लाख पहुंचने वाला है, मतलब 70-80 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो हो ही जाएंगे इस शो के बाद। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग, और देखते रहिए द अभिषेक तिवारी शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, जय थैंक श्री यू सो राम। मच। जय श्री राम।